एन के कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में आप लोगों का वेलकम किया जाता है। और आज पढ़ेंगे केवल और केवल 12वीं के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी ये जो सीरीज चालू कर रहे हैं तो संकट मोचन सीरीज रहेगी और इसमें केवल और केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और हर यूनिट के टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि पेपर में जिनकी आने की संभावना बिल्कुल निश्चित ही है कि यही क्वेश्चन ही पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं या मिलेंगे ही, 100% गारंटी है। तो देखती हैं क्या क्या पढ़ना रहेगा, ठीक, क्योंकि आपकी सफलता हमारी जिम्मेदारी है। ठीक, इन क्वेश्चनों से बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। हर यूनिट के टॉप 20 क्वेश्चन रहा करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आ रहा है जो कि अधिकतर पूछ लेता है, डायरेक्ट पूछ लेता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और इसको डायरेक्ट पूछ लेता है कि विलयन किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थ जो रहेंगे उनका समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। जैसे इसमें आता है शरबत, जल और शक्कर का विलयन रहता है। पीतल में क्या रहता है? कॉपर और जिंक रहता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन मोलरता की परिभाषा लिखिए। यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन बहुत फेमस वाले क्वेश्चन है और आते ही आते हैं पेपर में, तो देख लेते हैं इनको। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले यदि बात करें कि मोलरता जो होती है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या होती है और इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। आप यहाँ पर याद रखिएगा मोल प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, ये क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। इसको व्यक्त करने के लिए क्या कैपिटल एम से शो करते हैं। मोलरता जो होती है तो विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन, या दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं विलय का सामान्य द्रव्यमान बटे विलय का आणविक द्रव्यमान और विलयन का बटे विलयन का लीटर में आयतन। या इसी को इस प्रकार से शो कर सकते हैं कि m बराबर हो जाता है आपका WB गुणित 1000 बटे MB गुणित VML में आयतन। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से अगला देखते हैं। तो मोलरता किसे कहते हैं? तो देखते हैं इसमें यदि बात करें तो 1 किलोग्राम विलायक के वस्तु विलय के मोलों की संख्या होती है। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम विलायक याद रखिएगा, इसको शो करना चाहे साइड में तो मोल प्रति केजी, 1 किलोग्राम विलायक के वस्तु विलय के मोलों की संख्या, और इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता स्मॉल एन बराबर क्या होता है? यहाँ पे विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। विलायक का जो द्रव्यमान रहेगा वो किलोग्राम में द्रव्यमान रहेगा। विलय का सामान्य द्रव्यमान बटे विलयन का आणविक द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा? पूरे का बटे क्या होगा? विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। या इसी को m बराबर शो कर सकते हैं WB गुणित क्या हो जाएगा 1000 बटे MB गुणित WA। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका WB विलय का सामान्य द्रव्यमान है, MB क्या है? यहाँ पर विलायक का आणविक द्रव्यमान है और WA यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया, बता फिर से रिपीट किए देते हैं उसको। WB जो आपका है तो विलय का सामान्य द्रव्यमान है, MB जो है आपका विलय का आणविक द्रव्यमान है और जो WA है आपका वो विलायक का सामान्य द्रव्यमान है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका मोलरता और मोलरता में अंतर बताइए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर डायरेक्ट पूछ लेता है। ठीक, तो मोलरता में विलयन के आयतन पर विचार करते हैं। इसमें विलयन की किसकी बात होता है? आयतन पर विचार किया जाता है। और मोलरता पे विलायक के द्रव्यमान पर, यहाँ पर किसके? विलायक के द्रव्यमान पर याद रखिएगा विचार किया जाता है। मोलरता किसी विलयन के 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय पदार्थों की मोलों की संख्या है। ये तो पहली परिभाषा से ही है, ठीक है, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। मोलरता जो होती है विलयन के प्रति 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या होती है। तो ये बन जाएगा आपसे। इसके बाद देखते हैं मोलरता में विलायक के भार का कोई महत्व नहीं होता। यहाँ पर विलायक के भार का कोई महत्व नहीं होता। यहाँ पे विलयन के आयतन का मतलब रहता है
ठीक, मोलरता में विलयन के आयतन का कोई महत्व नहीं होता, यहाँ पे विलायक के भार का अर्थ होता है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता जो होती है तापक्रम पर निर्भर करती है, मतलब तापक्रम पर निर्भर करती है ये, और जो मोलरता होती है ये तापक्रम के साथ परिवर्तित नहीं होती, अर्थात यहाँ पे कह सकते हैं कि ये तापक्रम पर निर्भर नहीं करती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका चौथा क्वेश्चन जो है, तो ये पार्ट्स प्रति मिलियन को परिभाषित कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसमें, जब विलयन में विलेय का साधारण बहुत कम हो जाए तो तब इस इकाई का प्रयोग करते हैं। इसे अंश या भाग, आयतन या द्रव्यमान के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यह किसी को पीपीएम पार्ट्स प्रति मिलियन जो होता है, तो पार्ट्स प्रति मिलियन बराबर क्या होता है, घटक ए का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान गुणित क्या हो जाएगा 10⁶। अर्थात अपन दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि एक मिलियन विलयन में उपस्थित विलेय के भारों की संख्या या विलेय का द्रव्यमान या विलेय की मात्रा, तो कितने में 1 मिलियन अर्थात 10⁶ भाग में उपस्थित, किसके 10⁶ भाग विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या मात्रा, तो वो क्या कहलाएंगे, आपका पार्ट्स प्रति मिलियन कहलाएगी। तो बन जाएगा ये। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपका, तो वो है मोल प्रभाज को परिभाषित कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है पेपर पे, अपन इंपॉर्टेंट ही पढ़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी इस वीडियो को आप एक बार देख के भी चले जाएंगे पेपर में, थोड़ा अच्छे से देखेंगे कि ताकि बन जाए, तो इससे बाहर में कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। तो देखते हैं इसको, मोल प्रभाज या मोल अंश, एनसीईआरटी में मोल अंश लिखा हुआ है, तो देख लीजिएगा ठीक, वहां पर जाकर के आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो मोल प्रभाज विलयन पर विलेय के किसी एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन पर कुल घटकों की मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक, तो बन जाएगा विलयन पर किसी एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन पर कुल घटकों की मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं, और इसे कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा। इसको किससे करते हैं प्रदर्शित, कैपिटल एक्स से। तो यहाँ पर यदि बात करें विलेय का मोल प्रभाज बराबर, मतलब एक्स बी बराबर, यदि बात करें कि एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा आपका n/n + n, कैपिटल एन। तो इसी तरीके एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे विलायक का मोल प्रभाज n/n + n। तो इस तरीके मतलब किसी एक घटक के मोलों की संख्या और कुल घटकों की मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। बन जाएगा ये आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए अंकित क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पर बात करते हैं इस पे, एनसीईआरटी का ही है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका छठवां क्वेश्चन है, तो ये अंकित क्वेश्चन है और इसमें पूछा है उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। तो इसकी क्या निकालना है आपको, मोलरता निकालना है। तो मोलरता बराबर तो आप जानते हो कि विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का विलयन का क्या रहता है, आयतन रहता है। तो यहाँ पर इस तरीके से NaOH के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, इसके मोलों की संख्या की बात करें तो 5 ग्राम जो दिया हुआ है आपका, ये 5 ग्राम बटे क्या होता है 40 हो जाएगा। 40 ये आपका NaOH का क्या हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान हो जाएगा NaOH का। Na कितना होता है 23 होता है, प्लस क्या कर देंगे आप 16 कर देंगे प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। ठीक, तो ये जब इसको हल करेंगे तो 0.125। अब मोलरता की परिभाषा से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 450 बटे 1000 ml। तो यहाँ पर इस डायरेक्ट इसी सूत्र को रख दीजिएगा, तब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.125 गुणित क्या हो जाएगा 1000 बटे क्या हो जाएगा आपका 450। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.278। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको ऐसा भी आप कर सकते हैं, m बराबर क्या करिएगा WB गुणित क्या करिएगा 1000
बटे क्या हो जाएगा आपका एम बी गुणित क्या हो जाएगा VML में आयतन होता है, तो ये क्या दिया है आपका 450 दिया हुआ है। इसी तरीके से यदि आप इसमें इनके सबके मान लिख दीजिएगा, तो WB का मान 5 दिया है, इसका कितना दिया है 40 दिया है, और इसके बाद 1000 दिया हुआ है, और यहाँ पर गुणित किया हुआ है आपका 450 दिया हुआ है। इसको हल कर देंगे तो आपका ये मान आ जाएगा, तो बन जाएगा। डायरेक्ट आंसर कर दीजिए या फिर 2-3 स्टेप में इस तरीके से कर लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, तो ये एथिलीन ग्लाइकॉल जिसका सूत्र होता है C2H6O, यहाँ पर 2 के मोल अंश की गणना करो यदि विलयन के C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो, तब वहां पर क्या करना है मोल अंश की गणना करना है, और वो भी एथिलीन ग्लाइकॉल पर, अर्थात इसकी विलेय के मोल अंश की गणना करने को बोल रहा है। तो यहाँ पर विलेय के मोल अंश की गणना, यदि आपका यहाँ पर विलायक नहीं दिया हुआ है तब आप तो ये मानिएगा कि विलायक आपका क्या होगा जल होगा। यदि विलायक आपको नहीं लिखे तब वहां पर जल ही होता है, विलायक मान के चलिएगा। माना कि हमारे पास 100 ग्राम विलयन है, ठीक, क्योंकि वहां पे 20% दिख रहा है, तब वहां पर 100% अपन को करना है, तो 100 ग्राम क्या है आपका विलयन है। हम विलयन की किसी भी मात्रा से प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि परिणाम समान ही होगा। विलयन 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल व 80 ग्राम क्या है जल होगा, ठीक। 80 ग्राम क्या होगा जल है, जब 20 ग्राम वहां पे एथिलीन ग्लाइकॉल है, इसलिए 80 ग्राम क्या होगा वहां पे जल होगा, क्योंकि वहां पे 20% दिया हुआ है, तो 20% है तो 100 ग्राम हुआ मान के चले, तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका 80 ग्राम जल होगा। तो ये अब यहाँ पे एथिलीन ग्लाइकॉल का आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा आपका, इसका जो सूत्र है तो सूत्र से निकाल लीजिएगा। यहाँ पर तो 12 गुणित क्या कर देंगे 2 प्लस 1 गुणित 6 प्लस यहाँ पे 16 गुणित 2, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा इसका आणविक द्रव्यमान 62 आ जाएगा। अब मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पर मोलों की संख्या बराबर 20 बट्टे क्या हो जाएगा 62 कर देंगे आप, तब यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.322। इस तरीके से जल के आणविक द्रव्यमान जब निकालना रहेगा तब वहां पे जल के मोलों की संख्या, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 80, जो अपन निकाले वहां पे 80 ग्राम जल है, और यहाँ पे 18 हो जाएगा जल का आणविक द्रव्यमान H2O, तो 2 मतलब यहाँ पे यदि बात करें तो 1 गुणित क्या कर देंगे 2 प्लस क्या कर देंगे 16 बराबर क्या हो जाएगा आपका 18। तो इस तरीके से हो जाएगा, तो इसका मोलों की संख्या आ जाएगी 4.444 मोल, ठीक। इसके बाद अब मोल प्राइस की परिभाषा से कर दीजिएगा, तो एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल अंश बराबर क्या हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या बटे एथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या। तो ये आप इस तरीके से इनके मान लिख दीजिएगा, और मान लिखने के बाद आपका क्या आ जाएगा 0.068 आ जाएगा। तो ये आपको निकालने को आंसर पूछा था कि एथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या बताइए कि कितना होता है, तो यहाँ पर 0.068 आपका आंसर यहाँ पे पूरा हो चुका है, जो है आपका आंसर उत्तर जो है तो यहाँ पे पूरा हो चुका है। लेकिन यहाँ पे अपन जल के मोलों की संख्या भी इसके आधार पर उसके मोल अंश की गणना भी कर देते हैं। तो यहाँ पर जब जल के मोल अंशों की गणना करेंगे तब वहां पर क्या हो जाएगा आपका जल के, तो यहाँ पर उसी तरीके से मान केवल और केवल क्या हो गया जल के मोलों की संख्या ऊपर करेंगे, बाकी तो नीचे वही रहेगा कि विलेय और विलायक के मोलों की संख्या का अनुपात होता है। तो यहाँ पर इसका आ जाएगा 0.932 आ जाएगा। तो ये जल के मोलों की संख्या, या इसी को आप ऐसा डायरेक्ट निकालिए या फिर गुणा और भाग करके, या कि नहीं करना तो आपको इतना तो पता है कि यहाँ पे ये जो आपका निकला है तो 1 में निकला है, तब 1 माइनस, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि x के बराबर क्या होता है, आप पढ़े होंगे कि 1 माइनस x, मतलब विलायक के मोल अंश बराबर क्या होगा 1 माइनस
विलेय का मोलंस। तो इस तरीके से विलेय का मोलंस ये निकाल चुके थे, तो इसको क्या करना है, घटा देना है। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका 0.068, तो ये 0.932 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक। लेकिन वैसे लेकिन आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन पे वैसे केवल और केवल क्या लिखना था, आपका एथिलीन ग्लाइकॉल के मोलंस का लिखना था मान, तो वो आप यहाँ पर ही निकाल चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन जो है आपका, हेनरी का नियम किसे कहते हैं? हेनरी का नियम लिखिए एवं इसके अनुप्रयोग भी बताना है। तो हेनरी का नियम आता है, देखिए, स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है, जिसके साथ वह विलायक साम्यावस्था में होता है। यदि यहाँ पर यदि बात करें तो यदि विलायक आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान m तथा साम्य दाब क्या हो P हो, तो यहाँ पर m समानुपात क्या हो जाएगा P, या इसी को m बराबर क्या कर देंगे Kp से भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपसे कि m बराबर क्या है Kp। यहाँ पे K क्या है, एक स्थिरांक है और ये हेनरी स्थिरांक। या इसी की दूसरी परिभाषा अपन देख सकते हैं, दूसरी परिभाषा इस तरीके से दे सकते हैं कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोलंस X के समानुपाती होता है, अर्थात P समानुपात X अथवा P बराबर KH। यहाँ पे KH क्या है, हेनरी स्थिरांक है, और X क्या है, मोलंस है। तो इस तरीके से अनुप्रयोग इसके देखते हैं। तो पहला अनुप्रयोग क्या होता है, कार्बोनिकृत पेय पदार्थों के उत्पादन में, मतलब कोई भी कोल्ड ड्रिंक यदि बनाई जाती है तो उसमें इसी नियम का प्रयोग करते हुए वहां पर आंशिक दाब के साथ क्या किया जाता है, वो लिक्विड या गैस भरी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है। तो कार्बोनिकृत क्या होता है, पेय पदार्थ होते हैं। रक्त में घुली गैसों के विनिमय में, रक्त में जो है गैस घुली रहती है उसका आदान प्रदान विनिमय जो होता है, और गहरे समुद्र में गोताखोरी के लिए, और चौथा है बहुत ऊंचाई पर। तो ये क्वेश्चन था आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां। तो 9वें क्वेश्चन पे है आपका वहां पर देखिएगा 9वां क्वेश्चन, स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, ऐसा विलयन जो बिना संघटन में परिवर्तन के एक साथ एक ताप पर क्या होता है, आश्रित होता है, स्थिर क्वाथी या स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर यदि बात करें तो 95.6% एल्कोहल और 4.4 जल का मिश्रण स्थिर क्वाथी मिश्रण का उदाहरण है, जो 78.13 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। स्थिर क्वाथी मिश्रण के अवयवों को आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, सामान्यतः इसको आसवन द्वारा यदि बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसा विलयन जो बिना संगठन में परिवर्तित हुए निरंतर क्या होता है, आश्रित होता रहता है, उस विलयन को क्या कहते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। मतलब विलेय और विलायक दोनों एक ही टेम्परेचर पर क्या करेंगे, उबलने लगेंगे, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, स्थिर क्वाथी तापमान कहते हैं। और जिस जो मिश्रण होगा वो क्या करेगा, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाएगा। तो बन जाएगा। और ये स्थिर क्वाथी मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। निम्न कथन स्थिर क्वाथी मिश्रण, तो निम्न कथन वाले क्या होते हैं, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम के से धनात्मक मिश्रण प्रदर्शित करते हैं, अर्थात जिनका वाष्प दाब उच्च होता है, अतः इनका क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। उदाहरण के लिए एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड। इसी तरीके से दूसरा है एथिल अल्कोहल प्लस N-हेक्सेन। तो ये उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण, तो वे विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक मिश्रण प्रदर्शित करते हैं वो क्या कहलाते हैं, उच्च क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। और इनमें क्या होता है, इनका वाष्प दाब अपेक्षाकृत कम, वाष्प दाब का मान क्या होगा, कम होगा, और क्वथनांक का मान क्या होगा, उच्च होगा। उदाहरण एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म और ईथर प्लस क्लोरोफॉर्म। तो ये 2 हुए, तो ये बन जाएगा आपसे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदर्श और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। आदर्श विलयन ऐसे विलयन जो सांद्रता तथा ताप के संपूर्ण परास में राउल्ट के नियम का
पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे आदर्श विलयन ऐसे विलयन को कहते हैं जिस पर राउल्ट का नियम विलयन के सभी सांद्रताओं तथा सभी ताप की स्थिति में पूर्ण रूप से लागू होता है। तो यहाँ पर जो राउल्ट के नियम का पालन करेंगे वो आदर्श विलयन कहलाएंगे। ठीक, इसकी कुछ शर्तें होती हैं। तो पहली शर्त क्या है इसकी, डेल्टा V मिक्सिंग बराबर क्या होता है 0, अर्थात कहने का मतलब आयतन परिवर्तन नहीं होता है, ये आयतन परिवर्तन शून्य होता है। इसके बाद दूसरा है आपका एंथैल्पी परिवर्तन, डेल्टा H मिक्सिंग बराबर 0, मतलब यहाँ पर इसमें क्या होगा, एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होगा। तो उदाहरण है इसका C2H5Br एथिल ब्रोमाइड प्लस एथिल क्लोराइड का मिश्रण क्या कराएगा, यहाँ पर आपका आदर्श विलयन कहलाएगा। तो ये था आदर्श विलयन। इसके बाद आता है आपका अनादर्श विलयन। जो अनादर्श विलयन होगा, अनादर्श विलयन ऐसा विलयन है जिन पर राउल्ट का नियम विलयन की सभी सांद्रताओं तथा तापों की स्थिति में पूर्ण रूप से लागू नहीं होता है। अर्थात ये कह दें कि सांद्रता तथा ताप के संपूर्ण परास में जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वो विलयन क्या कहलाते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इसकी शर्तें ये हैं कि पहला यहाँ पर डेल्टा V मिक्सिंग बराबर नहीं 0, अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब आयतन परिवर्तन होता है इन विलयनों में। या इसी तरीके से डेल्टा H मिक्सिंग बराबर नहीं 0, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर एंथैल्पी परिवर्तन होता है। तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा, आपका अनादर्श विलयन कहलाएगा। उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण में आपका बेंजीन प्लस एसीटोन का विलयन क्या कहलाएगा, अनादर्श विलयन कहलाएगा। तो बन जाएगा ये। बिल्कुल आपको इन क्वेश्चनों को बिल्कुल तैयार करके ही पेपर में जाना है, डायरेक्ट आपको पेपर में मिलेंगे ये क्वेश्चन। तो देखते हैं अगला आपका आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर बताइए कि क्या अंतर होता है। तो पहला अंतर है आदर्श विलयन अनादर्श विलयन में कि ताप एवं दाब की संपूर्ण परास में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, वो विलयन क्या कहलाएंगे, आपके आदर्श विलयन कहलाएंगे। और अनादर्श विलयन क्या कहलाएंगे, ताप तथा दाब की संपूर्ण परास में जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, अर्थात धनात्मक या ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से दूसरा अंतर है आपका P1 बराबर P01x1 या एवं क्या हो जाएगा आपका P2 P02x2। तो ये बराबर होगा, यहाँ पर आदर्श विलयन है इसलिए, और यहाँ अनादर्श विलयन में क्या हो जाएगा P1 बराबर नहीं P01x1 एवं P2 बराबर नहीं P02x2। तो ये आपका हो जाएगा। इसमें एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है, बराबर शून्य। यहाँ पे एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है। और यहाँ पर क्या होगा, एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H मिक्सिंग बराबर नहीं 0, अर्थात यहाँ पर एंथैल्पी परिवर्तन होता है। आयतन की बात करें तो आयतन बराबर यहाँ पे क्या होता है, शून्य होता है, आयतन परिवर्तन यहाँ पर शून्य होता है। और यहाँ पर क्या होता है, आयतन परिवर्तन बराबर नहीं 0 के, अर्थात यहाँ पर आयतन परिवर्तन होता है। और ये एजियोट्रॉप्स नहीं बनाते हैं, ये आदर्श विलयन है इसलिए एजियोट्रॉप्स ये नहीं बनाएंगे, स्थिर क्वाथी मिश्रण नहीं बनाएंगे। और जो आपका अनादर्श विलयन होते हैं ये एजियोट्रॉप्स बनाते हैं, और दो प्रकार के एजियोट्रॉप्स बनाते हैं, निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण और उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण। और यहाँ पर अन्योन्य क्रिया की बात करें तो ए बी अंतराकर्षण बराबर ए प्लस बी बी अंतराकर्षण, मतलब यहाँ पे विलय विलायक और विलयन इनके सभी के मध्य अणुओं के मध्य आकर्षण बल का मान क्या रहता है, समान रहता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, ए बी अंतराकर्षण बल बराबर नहीं ए एवं बी बी अंतराकर्षण, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब विलयन के कणों के मध्य आकर्षण बल और विलायक और विलय के कणों के मध्य आकर्षण बल का मान क्या रहता है, अंतर रहता है, इसमें बराबर नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 12वां क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। तो 12वां क्वेश्चन होगा आपका यहाँ पर, तो ये है आपका धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में अंतर बताइए, या इसी को दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्न क्वाथी उच्च क्वाथी स्थिर क्वाथी मिश्रण में अंतर बताइए। तो धनात्मक विचलन जो दर्शाने वाले विलयन ही क्या कराते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं, और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन क्या करेंगे, उच्च क्वाथी स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाएंगे। यहाँ पर उच्च क्वाथी
तो देखते हैं सबसे पहले शुद्ध अवयवों की अपेक्षा विलयन के अवयवों के मध्य अंतराकर्षण निम्न होता है। यहाँ पर जो बात होता है धनात्मक वाले में क्या होता है, तो इनके शुद्ध अवयवों की अपेक्षा विलयन के अवयवों के मध्य आकर्षण बल क्या होता है, निम्न होता है। आकर्षण बल जब निम्न होगा इसी आधार पर क्या होगा, इनके पास दाब का मान क्या होगा, उच्च होगा। और पास दाब का मान उच्च होना ही क्या कहलाता है, धनात्मक विचलन कहलाएगा। तो इनके मध्य शुद्ध अवयवों के बीच अर्थात विलायक और विलेय जब रहेंगे अलग अलग, तब इनके आकर्षण बल का मान क्या रहेगा, उच्च रहेगा। लेकिन जैसे विलेय को विलायक में मिला दिया जाएगा तो इनके कणों के मध्य आकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे बात दाब का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और बात दाब का बढ़ना ही क्या कहलाता है, धनात्मक विचलन कहलाता है। तो यहाँ पर और इसी आधार पर अपन ये भी कह सकते हैं, आपको बता दें कि यहाँ पर जब ये इनकी बात क्या होती है, पहले से ही बनती है, तो ये कम टेम्परेचर देने पर ही क्या हो जाएंगे, उबलने लगेंगे, बाष्प ज्यादा बनेंगे। जब बाष्प कम टेम्परेचर पर बाष्प बनेगी तो इसलिए क्या करेंगे, निम्न क्वाथी मिश्रण कहलाएंगे। अब आते हैं ऋणात्मक मिश्रण में, तो यहाँ पर शुद्ध अवयवों की अपेक्षा विलयन के अवयवों के मध्य आकर्षण बल का मान क्या होता है, उच्च होता है। इसलिए ये क्या कराते हैं, ऋणात्मक मिश्रण दर्शाने वाले विलयन कहलाते हैं, क्योंकि इनके आंशिक बागदाब का मान राउल्ट के नियम के बागदाब के मान से क्या होता है, कम प्राप्त होता है। इसलिए ये क्या होते हैं, ऋणात्मक मिश्रण दर्शाते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात करें डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है, यहाँ पे धनात्मक रहेगा, और यहाँ पर डेल्टा वी मिक्सिंग ऋणात्मक होता है। यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है, धनात्मक होता है। यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और यहाँ पर पी ए बड़ा है पी नॉट ए एफ से इसी तरीके से पी बी बड़ा है पी नॉट बी एक्स बी से, एवं पी बड़ा है पी ए प्लस पी बी से। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर बागदाब का मान रहेगा, और यहाँ पर क्या हो रहेगा, बागदाब का मान कम रहेगा। यहाँ पे तो पी ए छोटा है पी नॉट ए पी ए से, पी बी छोटा है पी नॉट बी एक्स बी से, एवं इसी तरीके से यदि विलयन के बागदाब की बात करें तो यहाँ पे पी छोटा रहेगा पी ए प्लस पी बी से। पांचवा पॉइंट देखते हैं, निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। ये निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं, तो बड़ी बात कर दी कि ये उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। विघटन ऊष्मशोषी होता है, यहाँ पर विघटन जो होता है ऊष्मक्षेपी होता है। गर्म करने पर विलेयता में वृद्धि होती है, गर्म करने पर क्या होती है, विलेयता में वृद्धि होती है, और यहाँ पे गर्म करने पर विलेयता घटती है। तो बन जाएगा, यहाँ से आप 4 अंतर कोई भी याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपसे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कम से कम 5 अंतर याद करके जाइएगा तो 4 तो आपसे बन ही जाएंगे। तो बन जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन है। तो यदि मान लीजिए क्वेश्चन वही है, आप जो पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर यदि बात करें तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर तो देखिएगा, यहाँ पर क्या है, राउल्ट के नियम से धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन का क्या अर्थ है, तथा डेल्टा एच मिश्रण के चिन्ह का इन विचलनों पे संबंध बताइएगा। डेल्टा एच की बात करना है यहाँ पे। तो देखिएगा, राउल्ट के नियम से धनात्मक और ऋणात्मक विचलन, जब कोई विलयन सभी सांख्याओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है तो अनादर्श विलयन कहलाता है। सांद्रण पर क्या होता है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा तो अनादर्श विलयन कहलाएगा। अब यहाँ पर जब अनादर्श विलयन कहलाएगा तो अनादर्श विलयन 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो इन विलयनों का बागदाब राउल्ट के नियम के द्वारा परिकलित किए गए बागदाब से या तो अधिक होता है या कम प्राप्त होता है। यदि यह अधिक प्राप्त होता है तो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, और यदि यह कम प्राप्त होता है तब वहां पर राउल्ट के नियम के आधार पर क्या होता है, ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो यदि धनात्मक विचलन हुए के लिए बात करें तो डेल्टा एच मिश्रण क्या होगा, बराबर पॉजिटिव धनात्मक रहेगा। और यहाँ पे एंथैल्पी के लिए आयतन की भी बात करें तब वहां पे डेल्टा फ्री मिक्सिंग क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, धनात्मक रहेगा। इसी तरीके से ऋणात्मक विचलन की यदि बात करें तो डेल्टा एच मिश्रण क्या रहेगा, बराबर निगेटिव रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। और यहाँ पर डेल्टा बी मिश्रण क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाएगा, इसको तैयार करके रखिएगा। इस
तरीके से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक का है और एनसीईआरटी के आधार पर ही आजकल पेपर बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं। अब अगला टॉपिक अपना शुरू हो गया, अणुसंख्यक गुणधर्म इसका टॉपिक आ रहा है। अणुसंख्यक गुणधर्म तो नाम से ही वैसे समझ में आता है आपको कि अणुओं की संख्या के आधार पर, तो विलयन के वे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, कणों की प्रकृति पर नहीं। तो ऐसे गुण क्या कहलाते हैं, गुणधर्म क्या कहलाते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। नाम से ही आप समझ लीजिएगा कि जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करेंगे, उनकी प्रकृति पर नहीं, और अणुओं में भी किसके, विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करेंगे। ठीक, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अणुसंख्यक गुणधर्म जो आपके चार पढ़ने हैं यहाँ पर। वाष्प में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परसरण दाब। चलिए तो इन चारों के क्वेश्चन एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, राउल्ट का नियम क्या है, इसका गणितीय स्वरूप स्पष्ट कीजिए, इसी को दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, सिद्ध कीजिए कि किसी विलयन का आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्राइस के बराबर होता है। अर्थात ये क्या है आपका जो पहला अणुसंख्यक गुणधर्म आप पढ़े हैं, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, तो वो है। चलिए इसको पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो देखते हैं सबसे पहले राउल्ट का नियम क्या कहलाता है। राउल्ट का नियम पूछा है, अधिकतर पूछता है क्वेश्चन पे, बिल्कुल तैयार करके जाइएगा। जब किसी वाष्पीय द्रव में कोई अवाष्पीय विलय मिला दिया जाता है तो विलायक का वाष्पदाब कम हो जाता है। विलायक का वाष्पदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पीय विलय मिला दिया जाएगा तो विलायक का वाष्पदाब का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अर्थात विलयन का वाष्पदाब का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अपन के यहाँ पे तब राउल्ट के नियम की परिभाषा इस आधार पर है, विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्पदाब विलयन में विलायक के मोलंश या मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो ये बन जाएगा आपसे, इसको याद करना है। व्यंजक किस तरीके से इसका सिद्ध करना है तो देखते हैं। चूंकि विलयन में उपस्थित विलय अवाष्पीय है, विलय क्या है, अवाष्पीय है, अतः विलयन का वाष्पदाब P विलयन में विलायक के वाष्पदाब Pa के बराबर होता है। तो यहाँ पर P बराबर क्या हो जाएगा, Pa समानुपात XA। यहाँ पर XA क्या होगा, विलायक का मोल प्रभाज रहेगा या मोलंश रहेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं Pa समानुपात क्या लिखेंगे, XA, या इसी को क्या कर सकते हैं, Pa बराबर KXA। K यहाँ पर क्या है, स्थिरांक है। अब यहाँ पर बात करें शुद्ध विलायक के लिए, XA बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और XA बराबर P0A, मतलब ये विलायक शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है। तो ये P0A क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। अब ये आपका यहाँ पे क्या था, ये पहला समीकरण था, ये दूसरा समीकरण। अब यहाँ पर क्या था, समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में जब मान रख देंगे तो P0A बराबर क्या हो जाएगा, K, क्योंकि यहाँ पर XA की जगह क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे। जब XA की जगह 1 लिख देंगे तो यहाँ पे P0A बराबर क्या हो जाएगा, K। समीकरण 2 और 3, समीकरण दूसरा और तीसरा से बात कर लें तो दूसरे तीसरे से बात करेंगे तब वहां पर क्या हो जाएगा, Pa बराबर P0A गुणित क्या हो जाएगा, XA। यहाँ पे P बराबर दूसरा समीकरण ये है, इसमें आपको क्या करना है, आपको K का मान लिखना है। जब K का मान लिखना है तो वहां पे क्या आ जाएगा, P0A आ जाएगा। इस तरीके से चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसके बाद जब यहाँ पर बात करेंगे तब वहां पर देखिए Pa बराबर P0A गुणित XA हो गया। अब यहाँ पे XA क्या है, विलायक का मोल प्रभाज है। अब मोल प्रभाज की परिभाषा से तो यहाँ पे यदि विलय का मोल प्रभाज XB हो तो XA प्लस XB बराबर क्या होता है, 1 होता है। इस आधार पर XA बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस XB। तो ये आपका छठवां समीकरण हो जाएगा। अब समीकरण 6 पर समीकरण 4 में मान रख देंगे, मतलब XA की जगह पर, तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका Pa बराबर P0A 1 माइनस XB। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसको हल करना है आपको। Pa बराबर क्या हो जाएगा, P0A माइनस P0
ए गुणित क्या हो जाएगा एक्स बी, यहाँ पर हो गया अंदर पूरा गुणा हो जाएगा पी नॉट ए का। तब वहाँ पर आप इसके बाद क्या करिएगा, यहाँ पर जो आपका पी नॉट ए एक्स बी है इसको इस तरफ ला दीजिए, पी ए को उस तरफ भेज दीजिए, तो पी ए को उस तरफ भेज दीजिए तो माइनस में चला जाएगा, और ये तो और ये माइनस में था तो ये प्लस में आ जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा ये आपका। इसके बाद आप यहाँ पर एक्स बी को वही रहने दीजिएगा और पी नॉट ए को उस तरफ भेज दीजिए, उस तरफ भेजेंगे तो बटे में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए अपान क्या हो जाएगा पी नॉट ए, और यही क्या है वास्तव में आपेक्षिक अवनमन। तब यहाँ पर पी नॉट ए माइनस पी ए वास्तव में अवनमन तथा पी नॉट ए माइनस पी ए अपन पी नॉट ए वास्तव में आपेक्षिक अवनमन। इस आधार पर राउट के नियम की क्या होती है नई परिभाषा बन जाती है। नई परिभाषा क्या होती है यहाँ पे वास्तव में अवास्तविक विलेय वाले विलयन के लिए किसी निश्चित ताप पर वास्तव में आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मूलांश के बराबर होता है। यहाँ पर जब देखेंगे आप तो ये क्या है विलेय का मूलांश है, तो विलेय का मूलांश वास्तव में आपेक्षिक अवनमन के क्या होता है बराबर होता है। ये वास्तव में आपेक्षिक अवनमन है और ये विलेय का मूलांश। तो वही लिखा है कि विलेय का अवास्तविक विलेय जो है तो इसके मूलांश का मान क्या होता है वास्तव में आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। तो ये बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन तथा आणविक द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए, या अगला अथवा दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है क्वथनांक में उन्नयन को परिभाषित कीजिए एवं इसके आधार पर विलेय के मोल द्रव्यमान निर्धारण के लिए गणितीय व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो दो में से किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर यदि बात करें क्वथनांक में उन्नयन की, यदि बात करें तो क्वथनांक में उन्नयन क्या कहलाता है विलयन। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवास्तविक विलय मिलाया जाता है तो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि होती है और विलयन के क्वथनांक में होने वाली इस वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं और इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। तो बन जाएगा अब यहाँ पर डेल्टा टीवी बराबर या डेल्टा टीवी समानुपात क्या हो जाएगा एम, या इसी को डेल्टा टीवी बराबर डेल्टा बी सॉरी के बी एम हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका के बी है तो ये यहाँ पे क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक है, के बी यहाँ पर क्या है स्थिरांक है। तो ये और कौन सा स्थिरांक है आपका वहां पर क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक, तो ये बन जाएगा आपसे। चलिए अगला देखते हैं क्वथनांक में उन्नयन तथा आणविक द्रव्यमान में संबंध। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछता है, डायरेक्टली इतना ही बस केवल पूछ लेता है, तो तैयार करके जाइएगा। यहाँ पे माना क्या होता है आपका डब्ल्यू ग्राम अवास्तविक विलेय W ग्राम विलायक में घुला है तथा विलेय का मोलर द्रव्यमान MB ग्राम है। तब वहां पे मोलरता की परिभाषा से तब वहां पे मोलरता बराबर क्या होता है WB बटे MB गुणित 1000 बटे WA। ये आपका क्या हो जाएगा पहला समीकरण हो जाएगा। अब इसके लिए किसी अवास्तविक विलेय के लिए तब वहां पर आप क्या करिएगा क्वथनांक में उन्नयन बराबर कर दीजिए। तो डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है केबी एम होता है। तो यहाँ पर एम क्या है मोलरता है। अब मोलरता का जो होता है परिभाषा से उसका मोलरता का मान लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा केबी गुणित डब्ल्यूबी गुणित 1000 बटे एमबी गुणित डब्ल्यूए। अब यहाँ पर आपको विलेय के आणविक द्रव्यमान और इसमें आपका वास्तव में क्वथनांक में उन्नयन बात करनी थी। क्वथनांक में उन्नयन के बीच संबंध बताना था। तो आप WB को सामने ला दीजिए तो MB को सामने ला दीजिए तो MB बराबर क्या हो जाएगा KB गुणित WB गुणित क्या हो जाएगा 1000 बटे डेल्टा TB गुणित क्या हो जाएगा WA। तो इस तरीके से ये क्या है वास्तव मतलब यहाँ पर आपका क्वथनांक में उन्नयन तथा विलेय के आणविक द्रव्यमान में संबंध तो बन जाएगा ये। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे 17A जो क्वेश्चन नंबर है। तो मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या है। मोलर हिमांक अवनमन में संबंध प्रदर्शित करने के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। या दूसरा क्वेश्चन अथवा क्वेश्चन हिमांक अवनमन क्या है इसका विलेय के आणविक द्रव्यमान के साथ
संबंध स्थापित कीजिए। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर जो आपका होता है, तो किसी विलायक में अवाष्पीय, किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पीय विलय मिला दिया जाता है तो विलयन के हिमांक में क्या होती है, कमी आती है, और विलयन के हिमांक में होने वाली इस कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं, और इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टी एफ समानुपात क्या होता है, एन, और यहाँ पर डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, के एफ एन। यहाँ पे जो आपका के एफ है हिमांक में अवनमन स्थिरांक होता है। ठीक, तो बन जाएगा ये। चलिए अब यहाँ पर हिमांक में अवनमन और विलय के आणविक द्रव्यमान के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हिमांक में अवनमन से अवाष्पीय विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना के लिए व्यंजक उत्पन्न करते हैं। तो इसके लिए हिमांक में अवनमन डेल्टा टी है के निर्धारण द्वारा किसी अवाष्पीय विलय के भार की गणना की जा सकती है। तो प्रायोगिक निष्कर्षों द्वारा डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, के एफ है। ये आपका माने तो इस पहला समीकरण मान लीजिए इसको। यदि यहाँ पे विलय का भार क्या होता है, डब्ल्यू बी ग्राम है, विलायक का भार क्या है, डब्ल्यू ए ग्राम है, और विलायक का आणविक द्रव्यमान एम ए है, तो विलय का आणविक द्रव्यमान एम बी हो, तो यहाँ पर विलायक के मोलों की संख्या बराबर एन बी बटे डब्ल्यू बी बटे एम बी। तब यहाँ पर मोलरता की परिभाषा से हो जाएगा, यहाँ पे मोलरता की परिभाषा से एम बराबर क्या हो जाएगा, एन बी गुणित क्या हो जाएगा आपका 1000 बटे डब्ल्यू ए। अब यहाँ पर एन बी की जगह एन बी का मान लिख लीजिएगा, डब्ल्यू बी बटे क्या हो जाएगा एम बी यहाँ पर, और यहाँ पर 1000 बटे क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू ए। तो इस तरीके से अब इस मान को क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर एम की जगह पे कर दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये कर देंगे, यहाँ पर इसको तो आपको पहले ही बताया जा चुका है। ठीक, पहला समीकरण तो ये आपका इस तरीके से डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, के एफ गुणित डब्ल्यू बी गुणित क्या हो जाएगा 1000 एम बी बट्टे क्या हो जाएगा एम बी गुणित डब्ल्यू ए हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर एम बी के साथ संबंध दिखा रहा था, एम बी को सामने ला दीजिए डेल्टा टी एफ की जगह पे, और बाकी चीजें लिख दीजिएगा, बाकी चीजें वैसी रहेगी, केवल डेल्टा टी एफ की जगह पर एम बी आ जाएगा। तो इस आधार पर क्या होता है, ये विलयन के विलय के जो क्या होता है आणविक द्रव्यमान और हिमांक में अवनमन के बीच क्या होता है, संबंध होता है। तो बन जाएगा ये। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन यदि यहाँ पर बात करें तो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ लेता है कई बार कि मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या होता है और मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। यहाँ पर आपको टीबी टीएफ नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे आपको डेल्टा यहाँ पर के एफ पूछ रहा है कि के एफ क्या होता है। ठीक, स्थिरांक की बात कर रहा है। तो किसी विलयन के मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक विलयन के हिमांक में उस कमी के बराबर होता है जो एक मोल अवाष्पीय विलय को 1000 ग्राम विलायक में विलय करने पर प्राप्त होता है। तो हिमांक में अवनमन बराबर क्या होता है, डेल्टा टी एफ समानुपात एम होता है, और यहाँ पे डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, के एफ गुणित एम होता है। तो यहाँ पर ये के एफ की जगह क्या कर देंगे, यदि यहाँ पर एम का मान क्या कर दें 1 कर दें, तब वहां पर डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, के एफ हो जाएगा। तो इस तरीके से तो ये के एफ आपका क्या कहलाएगा, मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक। इसी तरीके से बात करें मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, तो किसी विलयन का मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक विलयन में क्वथनांक में हुई उस वृद्धि के बराबर होता है जो एक मोल अवाष्पीय विलय को 1000 ग्राम विलायक में विलय करने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन बराबर डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, डेल्टा टीबी समानुपात एम होता है। यहाँ पर अब यहाँ पर बराबर जब लगाएंगे तो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा, केबी। तो यहाँ पर केबी की ही अपन बात कर रहे हैं, गुणित क्या हो जाएगा एम। अब यहाँ पर एम का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तब वहां पर डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा केबी, और केबी ही क्या होता है आपका मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक होता है। तो ये बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परासरण दाब से आ रहा है कि परासरण दाब किसे कहते हैं, परासरण दाब एवं विलय के आणविक द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। तो परासरण दाब परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाए जाने वाले कम से कम दाब को परासरण दाब कहते हैं, और इसे पाई से व्यक्त करते हैं। तो बन जाएगा ये। चलिए इसमें देखते हैं इनके संबंध। तो पाई
बराबर क्या हो जाए सी आर टी, सी यहाँ पे सांद्रता है और आर टी गैस समीकरण से, आर का स्थिरांक है गैस स्थिरांक और टी तापमान, परंतु सी बराबर एन बी अपन क्या होता है वी होता है। ठीक, सांद्रता है तो मोलों की संख्या बटे विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, जिसमें एन बी विलय के मोलों की संख्या तथा वी विलयन का लीटर में आयतन। तो यहाँ पर पाई बराबर क्या हो जाएगा एन बी बटे क्या हो जाएगा वी आर टी, इस तरीके से। इसके बाद तो ये आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा। यहाँ पर समीकरण 2 में एन बी का क्या करना है मान लिखना है, समीकरण 2 में मान रख दीजिए तो एन बी मोलों की संख्या सामान्य द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, तो विलय का सामान्य द्रव्यमान बटे विलय का आणविक द्रव्यमान, इस तरीके से हो जाएगा। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी आर टी अपन क्या हो जाएगा एम बी वी। अब वी एम बी को क्या कर दीजिएगा पाई की जगह जाने दीजिए और पाई को एम बी की जगह, तो एम बी बराबर क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी आर टी अपन क्या हो जाएगा पाई वी। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा पारस्परिक दाब और विलय के आणविक द्रव्यमान में संबंध, तो ये बन जाएगा आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका असामान्य आणविक द्रव्यमान वाले टॉपिक से आने लगा। ठीक, वन हाफ गुणांक क्या है, यह क्वेश्चन उन्नयन समीकरण को किस प्रकार रूपांतरित करता है वन हाफ गुणांक एवं अणुसंख्यक गुणों में संबंध को समझाएंगे। तो वन हाफ गुणांक देखते हैं, वन हाफ कारक या वन हाफ फैक्टर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें संगुणन तथा वियोजन की मात्रा को अव्यक्त करने के लिए वन हाफ ने सन 1880 में एक कारक दिया जिसे वन हाफ कारक आई कहते हैं या वन हाफ गुणांक कहते हैं। यह सामान्य एवं प्रेक्षित अणुद्रव्यमानों का अनुपात होता है। तो देखिएगा अर्थात आई बराबर क्या होता है सामान्य या सैद्धांतिक अणुद्रव्यमान बटे प्रेक्षित अणुद्रव्यमान या एम टी अपान एम। तो ये बन जाएगा चूंकि अणुद्रव्यमान का मान अणुसंख्यक गुणों के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात वन हाफ गुणांक आई को निम्नानुसार भी व्यक्त किया जा सकता है। तो आई बराबर क्या होता है अणुसंख्यक गुण का प्रेक्षित मान, यहाँ पर अणुसंख्यक गुण का प्रेक्षित मान, अणुसंख्यक गुण की मान जब आएगा तब वहां पर अणुसंख्यक गुण का प्रेक्षित मान ऊपर रहेगा। ठीक, याद रखिएगा। बट्टे क्या रहेगा आपका अणुसंख्यक गुण का सामान्य मान। तो यहाँ पर तब जब अणुसंख्यक गुण की बात रहेगी तब वहां पर उसका बट्टे में सामान्य मान रहेगा, और जब वहां पर द्रव्यमान की बात होगी तब वहां पर सैद्धांतिक या सामान्य द्रव्यमान क्या रहेगा ऊपर रहेगा और प्रेक्षित द्रव्यमान क्या रहेगा नीचे रहेगा। तो इनमें कंफ्यूजन नहीं होइएगा। ठीक, इसलिए यहाँ पर यदि बात करते हैं विलय का वियोजन हो तो यहाँ पे एम ओ छोटा रहेगा एम टी से, या कह सकते हैं तथा आई का मान क्या रहेगा बड़ा रहेगा 1 से, आई का मान 1 से अधिक होगा। यदि विलय का संगुणन होता है तब एमओ का मान क्या रहेगा बड़ा रहेगा एमटी से तथा आई छोटा रहेगा 1 से, अर्थात यहाँ पे आई का मान वन हाफ गुणांक का मान क्या रहेगा 1 से कम होगा। यदि विलय विद्युत अनवघट्य है हो तो एमओ बराबर क्या रहेगा एमटी, मतलब आई बराबर क्या रहेगा 1 रहेगा। वहां पे वियोजन और संगुणन नहीं होगा यदि विद्युत अनवघट्य है तब। इस आधार पर देखिए आप इसके अनुप्रयोग देखते हैं। तो इसके अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पे वन हाफ गुणांक आई तथा अणुसंख्यक गुणों में संबंध। तो वास्तव में आपेक्षिक त्वरण, वास्तव में आपेक्षिक त्वरण क्या होता है पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए बराबर क्या होता है एक्स भी होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा वन हाफ गुणांक के लिए करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे आई आप लिख देंगे, तो ये हो जाएगा। इस तरीके क्वेश्चन मूल्यांकन डेल्टा टी भी बराबर क्या होता है आई के बी एन। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, उसी में क्वेश्चन मूल्यांकन में ही क्या करना आई सभी में लगा देना। इसी तरीके से हिमांक व्यवधान डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है आई के एफ एम। इसी तरीके से पारगम्यता पाई बराबर क्या होता है आई एन अपॉन वी आर टी, या इसी को आई सी आर टी से शुरू कर सकते हैं। चलिए ठीक, चलिए अपन अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, आप टॉप 20 क्वेश्चन भी पढ़ लेते और ये 20वां क्वेश्चन है। तो इसमें निम्न को परिभाषित कीजिए। समपराशरी विलयन किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आ रहा है समपराशरी विलयन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका समपराशरी हुए विलयन जिनके परमाणु दाब क्या होते हैं समान होते हैं, समपराशरी विलयन कहलाते हैं।
समपारसारिक वैल्यू की मोलर सांद्रताएं क्रमशः तुल्य होती हैं, एक जैसी होती है। अतः गणितीय रूप में इसको यदि बात करें या उदाहरण पहले बात कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे 0.91% नमक का विलयन क्या कराता है, मानव रक्त के समपारसारिक विलयन होता है। तो यहाँ पर N1 बराबर क्या होता है N2, मतलब यहाँ पर दोनों विलयनों की सांद्रता क्या आएगी, बराबर आएगी। इसी N मतलब मोलों की संख्या है, ठीक। यहाँ पर N1 के लिए तो WB अपन क्या हो जाएगा MB बराबर क्या हो जाएगा WB अपन MB2। तो यहाँ पर ये 1 के लिए था और ये दूसरे के लिए, दोनों की मोलर सांद्रताएं क्या रहेंगी, समान रहेंगी। तो यहाँ पर ये, इसके बाद दूसरा है आपका अर्धपारगम झिल्ली। तो अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है, एक विशेष प्रकार की झिल्ली होती है जिससे केवल और केवल विलायक के कण पार होते हैं, विलेय के कण नहीं। तो ऐसी झिल्ली क्या कहलाती है, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। उदाहरण के लिए बात करें तो जावन या पादप झिल्ली, मतलब जंतुओं की झिल्ली या पादप झिल्ली, या यदि कृत्रिम रूप से बात करें कृत्रिम झिल्ली, तो यहाँ पे कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली। तो ये बन जाएगा आपके। प्रतिलोम परासरण देखते हैं अगला। यहाँ पर प्रतिलोम परासरण क्या कहलाता है, तब यदि बात करें प्रतिलोम परासरण या प्रतिलोम परासरण, तो प्रतिलोम परासरण या विपरीत परासरण क्या कहलाता है, जब विलयन पदार्थ के परासरण दाब से अधिक का दाब लगाया दिया जाता है जाए तो परासरण की द्वितीय जैसा क्या हो जाएगी, प्रतिवर्तित हो जाती है या विपरीत हो जाती है। अर्थात विलायक के कण विलयन में से निकल करके अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से शुद्ध विलायक में गमन करने लगते हैं। यह परिघटना प्रतिलोम परासरण या उत्क्रम परासरण कहलाती है, या अपन दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं परासरण की क्रिया का विपरीत दिशा में होना विपरीत परासरण या प्रतिलोम परासरण कहलाता है। इसका उपयोग देखते हैं। तो पहला उपयोग है, इसकी सहायता से कठोर तथा लवणयुक्त जल का शोधन किया जाता है। कठोर या लवणयुक्त जल का क्या किया जाएगा, शोधन किया जाएगा। अर्थात कठोर जल को या लवणयुक्त जल को मृदु जल के रूप में परिवर्तित किया जाता है। देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट है आपका औद्योगिक अपशिष्टों के प्रदूषण नियंत्रण। तो जो औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं, कारखानों के अपशिष्ट होते हैं, उनको शोधन करके उसके बाद नदियों या तालाबों में प्रवाहित करने के लिए, तो वहां पर अपशिष्टों का क्या होता है, प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए भी प्रतिलोम परासरण की क्रिया का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन मतलब इसी क्वेश्चन का अगला पॉइंट चौथा जो है, अति परासरी विलयन। अति परासरी विलयन वह विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे विलयन की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है, अति परासरी विलयन कहलाता है। तो बन जाएगा ये, मतलब दो विलयन रहेंगे, दो विलयन में जिस विलयन का परासरण दाब का मान क्या रहेगा, अधिक रहेगा, वो विलयन क्या रहेगा, अति परासरी विलयन कहलाएगा। उदाहरण, यदि कोशिका को ऐसे विलयन में रखा जाता है जिसमें सोडियम क्लोराइड 0.91% से अधिक हो, तब कोशिका से जल का प्रवाह बाहर की ओर होने पर वह संकुचित हो जाती है। इस प्रक्रिया को जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, तो ये क्रिया कहलाएगी जीवद्रव्य कुंचन कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट है पांचवा। तो अल्प परासरी विलयन किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देश बात करते हैं वह विलयन जिसकी परासरण दाब दूसरे विलयन की तुलना में कम होता है। तो दो विलयन में से जिसका परासरण दाब का मान क्या होगा, कम होगा, जिसकी सांद्रता क्या होगी, कम होगी, वो विलयन क्या करेगा, अल्प परासरी विलयन कहलाएगा। तो यदि उदाहरण की बात करें, यदि कोशिका को ऐसे विलयन में रखा जाता है जिसमें सोडियम क्लोराइड 0.91% से कम हो, तब जल का प्रवाह बाहर से कोशिका के अंदर होने लगता है और कोशिका क्या हो जाती है, फूल जाती है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, आपका अति परासरी विलयन कहलाता है। तो ये यहाँ तक के थे आपके यूनिट फर्स्ट विलयन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उम्मीद ये करते हैं इससे बाहर के आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, और इसको आपको बिल्कुल पढ़ के जाना। एक बार भी आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको बन जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं पढ़े तो भी उसके लिए भी क्या रहेगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए धन्यवाद यहाँ तक के लिए।